हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। और इसमें आज से हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स के अंदर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुविकल्पीय रूप में हमें बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इससे हम पहले 5 लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और आज से हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के जितने भी चैप्टर हैं सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब की सीरीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि लासा ऑफ 77,99 बराबर 693 है तो मासा ऑफ 77,99 है। तो हमसे इसमें ये पूछा गया है कि अगर 97 और 99 का लासा 693 है तो इनका मासा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसका ये फार्मूला होता है, मैं पीछे वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कभी भी अगर हमारे लिए इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो हम इसमें क्या करेंगे, ये फार्मूला एक होता है कि N1 गुणा N2 बराबर LCM गुणा HCF। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर N1 और N2 अगर दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा। ठीक है, यानी उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमारे पास यहाँ पर दो संख्याएं हैं 77 और 99, तो हमने N1 की वैल्यू 77 और N2 की वैल्यू 99 यहाँ पर लगा दी। LCM दे रखा है हमें यहाँ, लासा क्या होता है, लासा होता है LCM। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब यहाँ पर हमने 693 लगा दिया एलसीएम के स्थान पर। हमसे पूछा है इनका मासा यानी एचसीएफ पूछा है, इसका कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पर क्या किया, 693 को हम इधर बटे में ले गए और जब हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ सबसे पहले 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा यहाँ, और 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो 11 छंग 66। ठीक है, और 11 तियाँ 33। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 63, और जब 63 के लिए हम यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, और यहाँ 9 को जब हम 9 से 99 को डिवाइड करेंगे तो ये 11 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 इंटू 11। ठीक है, अपॉन में 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो HCF का मान आ जाएगा 11। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और कैसे क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपर में संख्या है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी इसमें से अपर में संख्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अपर में संख्याएं होती कौन सी हैं। तो अपर में संख्याओं की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है कि अपर में संख्याओं को, ठीक है, अपर में संख्याओं को हाँ P/Q जिसमें P क्या है, अंश है, और Q क्या है, हर है, जहाँ पर हर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो होती हैं अपर में संख्याएं, और जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परमेय संख्याएं होती हैं। तो जैसे ये 22/7 है, ये क्या है, P/Q की फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमसे पूछा है अपरमेय संख्या कौन सी होती है। अच्छा, ये है जो 3.1416, ये भी क्या है, ये भी संख्या एक परमेय हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके लिए भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं पॉइंट्स को हटाकर। ठीक है,
अब यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों संख्याओं की, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी और डी में अगर देखें हम, तो यहाँ पर 3.1416 लिखा है। अब इसके ऊपर लगा है बार, और इसका मीनिंग ये होता है, इसका मतलब कि ये जो संख्या है 1416, ये संख्या बार बार रिपीट होगी। इसके आगे इस तरीके से होगा, अगर बार को हटाएंगे तो 1416, फिर से 1416, इसी तरीके से ये अनंत तक चलता रहेगा। तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं हम अशांत आवृत्ति। यानी अशांत मतलब ये संख्याएं क्या होती हैं, कभी भी शांत नहीं होती। शांत होने का मतलब ये कभी भी किसी पॉइंट पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाती हैं, ठीक है। और आवृत्ति का मतलब होता है इन संख्याओं की क्या होती है, बार बार आवृत्ति हो रही है। ये 4 जो डिजिट हैं लास्ट के, इनकी क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अशांत आवृत्ति है। और अशांत आवृत्ति जो संख्याएं होती हैं वो परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो संख्या है 3.14141444, अब देखिए यहाँ तक तो रिपीटेशन है संख्या का, यहाँ तक तो 1414 रिपीट हो रहा है, लेकिन आगे 44 आ गया, तो ये भी क्या है, अनंत तक है। तो ऐसी संख्या जो कि ये रिपीट तो हो रही है, लेकिन यहाँ पूर्ण तरीके से हर बार वही संख्या नहीं आ रही है, मतलब ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अशांत, ठीक है। अनावृत्ति, अनावृत्ति इसलिए क्योंकि ये संख्याएं एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ पर कई संख्याएं क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं, मतलब बदल रही हैं। तो ऐसी संख्याएं होती हैं अशांत अनावृत्ति संख्याएं। और अशांत अनावृत्ति संख्याएं जो होती हैं वो अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं दो संख्याओं का मासा 27 है, उनका लासा 62 है, तो उनमें से एक संख्या यदि 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। फिर वही क्वेश्चन, n1 इंटू n2 के इजिकल टू HCF इंटू LCM। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको आपको याद करना ही होगा। अब यहाँ पर दो संख्या हमें दे रखी हैं, ठीक है, एक संख्या इसमें से 54 है और दूसरी संख्या हमसे यहाँ पर पूछी है, और दोनों का हमें यहाँ पर मासा 27 है और लासा 62 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारे पास एक दे रखी है 54, तो हमने यहाँ लगा दिया 54, और n2 का मान हमसे पूछा है, HCF का मान दे रखा है 27 लगा दिए, और यहाँ पर LCM का मान दे रखा है 62। 54 के लिए हम बटे में ले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 एकम 2, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी n2 की 31। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 31। क्वेश्चन नंबर 4 इज, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सबसे पहले सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है, ठीक है, अर्थात उन्हें केवल 1 से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये संख्या है, पहला विकल्प देखते हैं हम यहाँ पर 5 और 20, तो देखिए यहाँ इन दोनों संख्याओं को हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। 6 और 13 को देखें तो 6 के लिए हम देखिए 6 से और 13 को 13 से, और इन दोनों संख्याओं को अगर हम डिवाइड कर सकते हैं तो केवल और केवल 1 से, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। 14 और 18 को देखो तो यहाँ 2 सत्ते 14 और 2 नेम 18 हो जाएगा, यहाँ 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 तीन 33, तो यहाँ 11 से डिवाइड कर पा रहे हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ केवल 1 से डिवाइड कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कह रहे हैं कुछ धनात्मक पूर्णांकों p के लिए, कुछ धनात्मक पूर्णांकों p के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप होगा। तो कह रहे हैं किस टाइप से हो सकता है। देखिए p क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक जो है वो p है, इसलिए p की जो वैल्यू हो सकती है वो 1 2 3 4 5 6 7, ये अनंत तक हो सकती है। अब हमने ये जो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं 2p, 2p + 1, 2p - 3 और p - 1, इन सब की हमने वैल्यू निकाली। तो p की वैल्यू अगर हम रखेंगे 2p में, तो यहाँ पर p की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौक 8, इस तरीके से यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती रहेंगे। दूसरा
अगर यहाँ पर हम 2p की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसमें +1 और कर दें तो 2 और 1 हो जाएगा 3, 4 1 5 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ 9 ये 11। इस तरीके से ये हमें वैल्यू मिल जाएंगी। 2p-1, अगर p की जगह यहाँ पर हम 1 2 3 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमें वैल्यू प्राप्त होंगी। और ये है p-1, और इसमें अगर हम p की जगह 1 2 3 रखेंगे, ठीक है, तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होंगी। अब हमें इनमें से ये देखना है, इनमें से कि सम संख्या कौन सी है, ठीक है। तो जो सम संख्या होगी वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए 2 4 6 8 ये क्या है, सभी 2 से कटने वाली संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं कहलाएंगी हमारी सम संख्याएं। तो ये किस रूप में है, ये है 2p रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2p। ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 तथा 2 की घात 3 गुणा 3 का लासा है, ठीक है। लासा पूछा है हमसे, लासा क्या होगा इसका। तो देखिए ये आपको एक लाइन याद रखनी है कि लासा क्या होता है। तो जो लासा होता है वह होता है अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी घात, यानी जो भी हमें अभाज्य फैक्टर होते हैं, जैसे ये अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, इनके फैक्टर हैं, ये भी अभाज्य संख्याओं के फैक्टर हैं। तो इन फैक्टर्स में जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनमें सबसे बड़ी घात वाला जो पद होता है हम वो लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 की घात यहाँ 3 दे रखी है और यहाँ भी 2 की घात 3 है, तो सबसे बड़ी घात हो गई यहाँ पर 2 की घात 3, तो हमने 2 की घात 3 ले लिया। 3 की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सबसे बड़ी घात 1 ही हुई, इसलिए 3 की पावर 1। 5 यहाँ पर है, 5 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर क्या है, 0 है, मतलब 5 की पावर नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात इन दोनों में कौन है, 5 की पावर 1, तो यहाँ पर हमने ले लिया 5 की पावर 1। अब इनकी हमने मल्टीप्लाई करी तो आंसर कितना आ जाएगा, 120। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि एक धनात्मक पूर्णांक m को 3 से विभाजित किया जाए तो कितने संभव शेषफल प्राप्त हो सकते हैं, कितने संभव शेषफल प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए ये एक विभाजन प्रमेयिका है, ठीक है, और इसे आपको याद रखना है। विभाजन प्रमेयिका क्या होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसे अगर हम फार्मूले के फॉर्म में लिखें, ठीक है, जो कि यूक्लिड ने हमें फार्मूला बताया, तो अगर यहाँ a और b कोई दो संख्याएं हैं जिसमें b a को पूर्णतः डिवाइड करती है, तो a बराबर हो जाएगा b गुणा में q। q क्या होगा, यहाँ पर होगा कोशेंट यानी भागफल, और r क्या होगा, r होगा शेषफल। जिसकी जो वैल्यू होती है वह 0 से बड़ी या बराबर और b से छोटी। b क्या होता है, b वो संख्या होती है जिससे हम संख्या को डिवाइड करते हैं, यानी भाजक, ठीक है। तो अब हमारे लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो m है, m के लिए 3 से विभाजित किया जाता है, तो m यानी b a को डिवाइड करता है, तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर m, यानी m को डिवाइड कर रहा है कौन, 3, ठीक है। तो जब 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है इसके लिए, तो अब यहाँ r की वैल्यू किससे छोटी होती है भाई, b से छोटी होती है, लेकिन 0 के बराबर या उससे बड़ी होती है। अब b के स्थान पर यहाँ कितना आ गया, 3, तो जो r की वैल्यू होगी यानी जो शेषफल होगा वो 3 से छोटा होगा और 0 के बराबर या बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा या बराबर तो इसका मतलब 0 होगा, 0 से बड़ा 1 होगा, 2 होगा, लेकिन 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा मतलब 2 तक ही होगा। तो r की जो वैल्यू है यानी जो शेषफल प्राप्त होगा, अगर हम 3 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो हमें शेषफल 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है और 2 मिल सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कभी भी यहाँ पर 1 और 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो शेषफल मिलेगा ही नहीं, 3 से डिवाइड करने पर वे 0 मिल सकता है, ठीक है, या 1 मिल सकता है या 2 मिल सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी है। हमसे पूछा है कि 2 की घात बतानी है हमें, कितनी होगी। तो यहाँ पर 2 की घात देखिए कितनी होगी,
तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 144 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 9, 16 नहीं में 144 होता है। अब 16 के लिए हमने तोड़ लिया 2 गुणा 8, ठीक है, और 9 के लिए 3 गुणा 3 में। तो यहाँ पर अब यहाँ देखिए 2 ऐसे ही जगह, इस 8 के लिए हमने फिर से लिख लिया 2 गुणा 4, और जो 4 था उसके लिए 2 गुणा 2। तो इस प्रकार से हमने देखा 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 4 बार है, तो हमने लिख लिया 2 की पावर 4। 3 की मल्टीप्लाई 2 बार है, तो 3 की पावर 2। अब हमसे पूछा है यहाँ पर कि 2 की घात कितनी होगी, ठीक है। तो जो 2 की घात होगी वह कितनी हो जाएगी, 2 की घात हो जाएगी 4, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि 99 और 153 का HCF यानी मासा 9 है तो 99 और 153 का LCM यानी लासा कितना होगा। देखिए यहाँ मैंने उसी फार्मूले का यूज डायरेक्टली किया है। हमें LCM निकालना है तो हमने LCM बराबर लगा दिया N1 इंटू N2 अपॉन में HCF, क्योंकि HCF को हम क्या कर देंगे, बटे में भेज देंगे। फार्मूला ये होता है N1 इंटू में N2 इज इक्वल टू LCM गुणा HCF। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निकालनी है वैल्यू LCM की, तो LCM को रोक करके और HCF को इसके बटे में भेज देंगे। तो यहाँ पर हमने इसका डायरेक्टली यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास संख्याएं हैं, पहली संख्या है 99 तो 99 लगा दिए, दूसरी संख्या है 153 तो 153 लगा दिए। इन दोनों का HCF कितना है, 9 है। अब यहाँ 9 से 99 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 11 बार। और 11 की और 153 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1683। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं दिया है कि लासा 132 और 288 बराबर 3168, यानी 132 और 288 का जो लासा है वो 3168 है। तो इसका मासा कितना होगा, इन दोनों संख्याओं का मासा। अब हमसे मासा पूछा है, तो मासा पूछा है तो यहाँ पर हमने LCM को डिवाइड में भेज दिया और सूत्र हमारा वही रहेगा N1 इंटू N2 अपॉन में LCM, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या कितनी है हमारे पास, 132 और 288। तो 132 और 288 लगा दिया हमने यहाँ पर, और LCM की वैल्यू है 3168, ये यहाँ पर हमने लगा दी। डिवाइड करेंगे इनके लिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो डिवाइड किया वो किया 9 से, ठीक है। तो 9 से 288 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 3 27, ठीक है, 9 3 27, और यहाँ से एक शेषफल बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 18, और 9 दूनी 18। यहाँ जब हमने 3168 को डिवाइड किया तो 9 3 27, ठीक है, फिर यहाँ से शेषफल बचेगा हमारे पास 4, तो यहाँ हो जाएगा 46, और 9 पंजे 45, ठीक है, और एक बचेगा तो 9 दूनी 18। अब यहाँ पर बचा 352 और इधर 132। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, 32 से 32 एकम 32 और 32 एकम 32, और यहाँ से 3 शेषफल बचेगा तो 32 एकम 32 हो जाएगा, यानी 11 बार में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। 32 से 352 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 11 बार। तो हमने यही लिख लिया यहाँ पर 132। अब हमारे पास ये बचा एक तो 132, ठीक है, और नीचे कितना बचा, 11 बचा। तो हमने लिख लिया 132/11, और जब 11 से डिवाइड करेंगे इसके लिए तो कितना आ जाएगा, 12। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कह रहे हैं यदि P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो सह अभाज्य संख्याएं अगर पूछता है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अगर ये सह अभाज्य संख्या है तो इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो कह रहे हैं P² और Q² कैसी संख्याएं होंगी, क्या वो सह अभाज्य होंगी, सह अभाज्य नहीं होंगी, सम संख्याएं होंगी या विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करने के लिए हमने ये देखा कि अगर ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। अब हमने P² लिया तो P² को लिख सकते हैं P गुणा में P गुणा 1, Q² को लिख सकते हैं Q गुणा Q गुणा 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और जब 1 मिलेगा तो जो कॉमन फैक्टर होता है वही क्या होता है, HCF होता है, ठीक है, मासा होता है। तो इनका मासा भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए जब P और Q सहअभाज्य संख्याएं थी तो उनका मासा 1 था,
और यहाँ पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का मासा भी कितना आ रहा है, बना रहा है। तो इसका मतलब ये भी संख्या कैसी हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोई भी हमें ऐसी दो संख्याएं दे रखी हो जिनका HCF 1 आता है निकल करके, तो वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया है, कह रहे हैं यदि a इज इक्वल टू 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 और b बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, तब HCF ऑफ a कॉमा बी। ए और बी हमें दो संख्याएं दे रखी हैं, तो इनका HCF कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर भी HCF निकालने का आपको ये तरीका याद रखना है कि कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी घात, यानी फैक्टर जो आते हैं निकल करके, उन फैक्टर्स में जो कॉमन वाले फैक्टर होते हैं, यानी जो दोनों में होते हैं, उन फैक्टर्स की सबसे छोटी घात वाला पद लेते हैं हम, सबसे छोटी घात वाला पद लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, दो दोनों में कॉमन है, लेकिन सबसे छोटी घात इसमें कितनी है, 2 की पावर 2। तो हम यहाँ पर लेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 ले ली हमने यहाँ पर। उसके बाद 3 भी कॉमन है यहाँ, लेकिन 3 की छोटी पावर कौन सी है, 2 वाली है, तो हमने 3 की पावर 2 ले ली। 5 कॉमन है, तो 5 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 5 की पावर 1 हमने यहाँ कॉमन ले लिया। अब 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 3 की पावर 2 का मतलब है 9, और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यहाँ 4 नेम 36 और गुणा में 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 180। तो 180 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा कितना होगा। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें हम बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं। तो देखिए दो संख्याएं अगर 26 और 156 दे रखी हैं, अगर लासा बड़ी संख्या है तो जो छोटी वाली संख्या होती है वो क्या होती है, हमेशा मासा ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर आएगा। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा है HCF क्या होगा इनका, तो दो संख्या हैं 26 और 156, फार्मूला हमने वही लगाया N1 इंटू N2 अपॉन में LCM। तो 26 गुणा 156, क्योंकि ये दोनों संख्याएं हमें दे रखी हैं, 26 गुणा 156, और इनका लासा कितना है 156, तो लासा हमने नीचे लगा दी 156, 156 से ये 156 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 26। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से अपरमेय संख्या है। तो देखिए अपरमेय संख्या कौन सी होगी, वहाँ पर मैंने बताया था पिछले अभी क्वेश्चन में कि अपरमेय संख्या वो होती हैं जिनके लिए हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन के अनुसार हमें यहाँ पर सोचना है। देखिए जो √25 है, ठीक है, 25 क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल लेना। अब 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का, यानी जब 25 का वर्गमूल लोगे तो इसका आंसर आएगा +-5। ठीक है, +-5, और +-5 आएगा तो इसके लिए हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसके बटे में 1 लेकर के, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है इसने, अपरमेय संख्या पूछी है, और ये जो है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें √3 जो है ना, इसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हमारी होती है अपरमेय संख्या, और अपरमेय संख्या में कुछ भी जोड़ें या कुछ भी घटाएं या किसी की भी मल्टीप्लाई करें, वो हमेशा अपरमेय ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो वी है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने कहा है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है, तो दोनों नहीं है इसका, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत होगा। ठीक है, यहाँ मैंने ये लाइन भी लिख दी है, जिनका हम वर्गमूल नहीं ले सकते, ठीक है, वो होती हैं अपरमेय संख्याएं, और ये किसके लिए होता है, केवल वास्तविक संख्याओं के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कह रहे हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड होगा। इसमें से 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमसे पूछे हैं। तो देखिए 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 70, क्योंकि 70 दूनी 140 हो जाएगा। अब जो 70 है, 70 के लिए फिर से हमने यहाँ पर लिख लिया 2 गुणा में 35, क्योंकि 35 दूनी 70। अब 2 गुणा 2 हो गया ये,
ठीक है। और जो 35 है, 35 के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया 5 गुणा 7, ठीक है, क्योंकि 5 सत्ते 35 होते हैं। अब यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 2 बार, ठीक है। तो 2 की पावर 2, 5 गुणा 7, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 की पावर 2, 5 गुणा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया है, कह रहा है निम्न में से अपरमेय संख्या होगी। फिर वही बात हमसे पूछिए कि अपरमेय संख्या कौन सी होगी। तो अपरमेय संख्या के दो कंसेप्ट हैं आपके। पहली बात कि उनके लिए हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरी बात ये है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या दे रखी है ऐसी जिसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते, कोई भी संख्या है ऐसी जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते कंप्लीटली, तो वो भी क्या हो जाएगी, हमारी अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। अब अंडर रूट के अंदर यहाँ 25 है, 25 का वर्गमूल हम ले सकते हैं ±5, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। 81 को हम लिख सकते हैं ±9, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 5/3 ये ऑलरेडी p/q की फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत। अब यहाँ पर बचता है √2 +5, तो यही ऑप्शन ऐसा है जिसके लिए ना तो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और ना ही इसका वर्गमूल ले सकते हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है डी, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हमने डिस्कस किया। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस चैनल को शेयर करें ताकि और भी बच्चों को और हेल्प मिल सके। थैंक यू। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मेहनत से आप पढ़ते रहिए और इन सभी क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि मैथ में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। थैंक यू।